इस फिल्म में एक पिता ने अपने बच्चों के सामने आत्मसम्मान पाने के लिए सदी के सबसे बड़े लुटेरे वैन वेड को जेल जाने वाली ट्रेन तक पहुंचाया, जिसका नाम था 3/10 यूमा। बॉन्जोर फिल्म्स प्रेजेंटिंग 3/10 यूमा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अचानक आधी रात को उठकर अपने घर में माचिस की तिल्ली जलाता है और फिर वो एक किताब को देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है द डेडली लॉ। दरअसल वो अपने अस्तबल में से कुछ जानवरों की आवाज़ सुनता है और फिर वो अपने बगल में देखता है जहाँ उसका छोटा भाई बहुत तेज तेज सांस लेकर गहरी नींद में सोया होता है। जब वो लड़का करवट बदलता है तो देखता है उसकी माँ एलिस और उसके पिता डैन इवंस, जो इस कहानी का मुख्य कलाकार है। वो अंधेरे में खिड़की से बाहर देख रहा होता है। इतनी देर में डैन की पत्नी एलिस डैन से कहती है शायद हवा चल रही है, पर डैन समझ चुका होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने घर से बाहर की तरफ भागते हुए जाता है जहां वो देखता है उसके अस्तबल में किसी ने आग लगा दी थी। डैन कहता है रुको, रुक जाओ, पर इतनी देर में एक शख्स ने डैन के ऊपर बंदूक की नोक से हमला कर देता है। डैन का एक नकली पैर खुल जाता है। हाँ दोस्तों, डैन का एक ही पैर होता है और दूसरा पैर लकड़ी से बना हुआ नकली पैर होता है। दरअसल जिसने डैन का अस्तबल जलाया था वो हॉलैंडर का आदमी था जो एक मार्शल था। वो मार्शल डैन से कहता है कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ता है, उसके बाद वो डैन का घर जला देंगे। मार्शल धमकी इसलिए देकर जाता है क्योंकि डैन ने हॉलैंडर से बहुत सारा कर्ज लिया होता है। डैन अपने बेटे विलियम को अस्तबल में जाने से रोकता है, पर विलियम अपने पिता की एक नहीं सुनता और जलते हुए अस्तबल से अपने जानवरों को आज़ाद कर देता है। अस्तबल में भीषण आग लग चुकी होती है। डैन भी अपने बेटे की मदद करता है। वो अपने बेटे को समझाता है विलियम, भगवान के लिए मेरी बात मानो, छोड़ दो ये सब, चलो यहाँ से निकलो। पर विलियम अपने पिता से कहता है जाने दो मुझे, सारा चारा जलकर खत्म हो जाएगा। पर डैन अपने बेटे को खींचकर अस्तबल से दूर ले जाता है जब तक अस्तबल जलकर खाक हो चुका होता है। गुस्से में विलियम अपने पिता की राइफल उठाकर निशाना लगाता है उस इंसान पर जिसने उसका अस्तबल जलाया था। इतनी देर में डैन अपने बेटे से राइफल ले लेता है और कहता है मैं ये संभाल लूँगा। पर विलियम की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने पिता से कहता है नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। डैन इस बात को सुनकर निराश होता है। दरअसल विलियम अपने पिता से ये बात इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने पिता को किसी योग्य नहीं समझता और उसे अपने पिता पर कभी गर्व नहीं होता। अगले दिन डैन की पत्नी एलिस डैन से कहती है तुमने झूठ कहा डैन कि हमने हॉलैंडर को पैसे दे दिए हैं। डैन अपनी पत्नी से कहता है हाँ दिए हैं, तुम्हें क्या लगता है एलिस, ये जानवरों का चारा, 3 महीने का पानी और मार्क यानी छोटे बेटे की दवाई के पैसे कहाँ से आए? मुझे हमारे परिवार और उसके पैसे में से किसी एक को चुनना था। डैन की पत्नी कहती है हमें साथ में ये फैसले लेने चाहिए। इतनी देर में डैन का छोटा बेटा मार्क अपने पिता से पूछता है क्या आप मार्शल को बताएंगे उस आदमी ने क्या किया? पर डैन का बड़ा बेटा विलियम कहता है मार्शल कुछ नहीं करेगा। डैन अपने परिवार को भरोसा दिलाता है कि वो शहर जाकर हॉलैंडर से बात करेगा और सब कुछ ठीक करने के लिए कहेगा और वो अपने नए खेत के पैसे भी मांगेगा। दोस्तों, अब एंट्री होती है इस फिल्म में मुख्य कलाकार रसल क्रो यानी वैन वेड की, जो कि उन दिनों शहर का सबसे बड़ा लुटेरा हुआ करता था, जो कि अब डैन के शहर में था और वो वहाँ एक पेड़ पर बैठे पक्षी की तस्वीर बनाता है। हाँ दोस्तों, वैन वेड एक बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट होता है। जब वैन वेड उस पक्षी की तस्वीर बना रहा होता है, इतनी देर में वैन वेड का एक सहयोगी जिसका नाम होता है चार्ली प्रिंस, वो एक गुप्त जानकारी लेकर आता है। वो बताता है कुछ मार्शल के बारे में जो वहाँ से गुजर रहे थे। वैन वेड का पूरा संगठन मार्शल को पूरी तरह घेर लेता है और हमला कर देते हैं। इधर डैन का बेटा विलियम अपने पिता से पूछता है आपने मुझे चारा बचाने क्यों नहीं दिया? डैन अपनी बीवी का एक बेहद खास लॉकेट हमेशा अपने पास रखता था। वो उस लॉकेट को देखकर अपने बेटे से कहता है विलियम, जब तुम मेरी जगह होगे तो शायद इस बात को जरूर समझोगे। डैन का बेटा विलियम कहता है मैं आपकी जगह कभी नहीं रहूँगा। इधर मार्शल और वैन वेड के संगठन में गोलीबारी होती है जिसमें
सभी मार्शल मर जाते हैं, पर एक मार्शल जिसका नाम होता है बायरन, वो जख्मी हो जाता है। इन सभी हालातों को डैन और उसके बच्चे थोड़ी दूर पर एक पहाड़ की चोटी से देख रहे होते हैं। बेन मार्शल से कहता है, बायरन तुम्हारे बाल सफ़ेद कब हुए? बायरन कहता है, दफ़ा हो जाओ बेन। दरअसल दोस्तों, बायरन बेन को पहले से जानता था और वो बहुत पहले से बेन को जेल पहुंचाना चाहता था, पर अब तक असफल था। बायरन बेन से कहता है, अगर मुझे मारने वाले हो तो मार दो। बेन मार्शल से कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इस तरह तो नहीं। बायरन कहता है, मुझे इस तरह जिंदा रखकर कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे पीछे फिर आऊँगा। दोस्तों, जब बेन और मार्शल के बीच बात हो रही थी, उस वक्त बेन और उसके संगठन की नज़र डैन पर जाती है। वो उसी वक्त डैन के पास आ जाते हैं और डैन का घोड़ा लेकर चले जाते हैं। डैन बेन से अपना घोड़ा ले जाने के लिए मना करता है, पर संगठन को घोड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ से घोड़े लेकर चले जाते हैं। डैन और उसका बेटा मार्शल बायरन की जान बचा लेते हैं। इधर बेन का संगठन एक होटल में रुकते हैं, जहाँ बेन की प्रेमिका भी रहती थी, जिसे बेन एक दिन मैक्सिको ले जाने के सपने दिखाता था। बेन अक्सर यहाँ अपनी प्रेमिका से मिलने आता था, पर इस बार सभी मार्शल बेन को पूरी तरह घेर लेते हैं। यहाँ डैन मार्शल से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए विनती करता है और मार्शल से कहता है, ये बिल्कुल गलत है, आपको ये हक नहीं है। मार्शल कहता है, तुमने बहुत सारा उधार लिया है और मुझे पूरा हक है मुआवजा लेने का। डैन कहता है, आपने मेरी खाड़ी पर बांध बना दिया, मेरा पानी बंद कर दिया, आखिर मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इतनी देर में जिस मार्शल ने शुरुआत में डैन का घर जलाया था, उसने डैन को मारकर नीचे गिरा दिया और आखिर में मार्शल डैन से जाते, वो पानी तुम्हारे ज़मीन पर जाने से पहले मेरे यहाँ रहता और बहता है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसलिए घर जाओ और अपना सामान लपेटो। डैन बहुत विनती करता है और बसंत की मोहलत मांगता है, पर मार्शल डैन की एक बात नहीं सुनता। गुस्से में डैन मिस्टर हॉलैंडर से बात करने जाता है, जहाँ डैन की फिर से बेन से मुलाकात होती है। बेन डैन से पूछता है, सोए हुए शेर को जगाने आए हो, तुम्हारे घोड़े मिल गए, फिर यहाँ क्यों आए हो? डैन कहता है, हाँ मुझे मेरे घोड़े मिल गए, पर तुमने मेरी 2 भेड़ें मार दी। यहाँ बेन डैन को कुछ पैसे देता है और पूछता है, एक दिन में तुम कितना कमा लेते हो? डैन कहता है, $2 पूरे दिन के। डैन फिर कहता है, तुमने मेरे बच्चों का वक्त भी बर्बाद किया। बेन कहता है, सही कहा, मैंने किया है। और कुछ जिसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए? डैन कहता है, हाँ मुझे $5 और चाहिए। बेन पूछता है, वो किस लिए? डैन कहता है, मुझे परेशान करने के लिए। इतनी देर में सभी मार्शल आकर बेन को गिरफ्तार कर लेते हैं। सभी मार्शल बेन के पकड़े जाने पर खुशी मनाते हैं और फिर मार्शल बेन के द्वारा किए सारे गुनाह बताता है। 22 डकैती, अब तक 4 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान। और फिर मार्शल घोषणा करता है, दक्षिणी प्रशांत बेन को सार्वजनिक फांसी की सज़ा सुनाएंगे। बेन सभी मार्शल को चेतावनी देते हुए कहता है, शायद तुम्हें ये नहीं पता मैंने कितने लोगों की जानें ली है। ये बात सभी मार्शल सुनकर डर जाते हैं और उनका डरना लाजमी था, क्योंकि बेन बहुत ही ज़्यादा तेज और शातिर लुटेरा था। अब सभी मार्शल को चिंता थी कि बेन को 3:10 की यूमा जाने वाली ट्रेन तक कैसे ले जाया जाए। सभी मार्शल डरे हुए थे। इतनी देर में डैन कहता है, मैं अपने रेजिमेंट का सबसे अच्छा निशानेबाज था, मैं आ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे $200 चाहिए। मार्शल पूछता है, तुम उत्तर के लिए लड़े थे या दक्षिण के लिए? डैन कहता है, उत्तर के लिए। अब बेन को ले जाने का वक्त हो चुका था। जब बेन को जेल ले जाने के लिए सभी मार्शल तैयारी कर रहे थे, इतनी देर में बेन का खास दोस्त चार्ली गोलीबारी कर देता है और धमकी देते हुए घोड़े से शहर में घेराबंदी कर देता है और कहता है, ये शहर जलकर राख होने वाला है। अब मार्शल और डैन मिलकर बेन के संगठन को चकमा देने के लिए रात को डैन के घर ही रुक जाते हैं, जहाँ डैन का परिवार होता है। रात को सभी साथ में डिनर करते हैं। रात को डैन अपने परिवार को समझाता है कि बेन को जेल पहुंचाना कितना ज़रूरी है। डैन कहता है, अब हमारा परिवार फिर से संभल जाएगा, अब से 6 महीने बाद हमारी ज़मीनें हरी भरी होंगी, अगर असफल रहा तो 6 दिन भी गुजारा करना मुश्किल होगा। डैन की पत्नी समझाती है कि बेन एक खूनी है, इस काम को करना ठीक नहीं है, पर डैन कहता है, किसी में तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बेन को घसीट कर अदालत तक लेकर जाए।
अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। मैं अब थक चुका हूँ अपने बच्चों को भूखा देखकर। मैं थक चुका हूँ जिस तरह वो मुझे देखते हैं। मैं थक गया हूँ जिस तरह तुम मुझे नहीं देखती। मैं पिछले 3 सालों से एक पैर पर खड़ा हूँ, इस उम्मीद पर कि ईश्वर हम पर कृपा करेंगे, पर वो सुन नहीं रहे। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूँ। सुबह डैन और सभी मार्शल बेनबेट को 3:10 की यूमा जाने वाली ट्रेन तक पहुंचाने के लिए निकलते हैं। डैन का बेटा कहता है वो भी साथ चलेगा डैन की मदद करने के लिए, पर डैन मना कर देता है अपने बेटे को साथ ले जाने से और समझाता है उसे अभी अपने परिवार का ध्यान रखना है। और जाते वक्त बेनबेट डैन के परिवार से मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहता है और ये भी कहता है कि मैं उम्मीड करता हूँ कि आपके पति को सही सलामत भेजूँ। अब वेड मार्शल से पूछता है हमें किस तरफ जाना है। एक मार्शल कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम एक कैदी हो। इतनी देर में बायरोन कहता है, जो कि एक मार्शल था, हम तुम्हें कंटेंशन लेकर जा रहे हैं। वहाँ से 3:10 की यूमा जाने वाली ट्रेन में तुम्हें बिठाना है। सब समझाते हैं कि बेनबेट को बताना ठीक नहीं है ये, पर बेनबेट कहता है शांत हो जाओ दोस्तों, हम जुदा भी हुए तो मुझे पता है हमें कहाँ मिलना है। सफ़र के दौरान रात को सभी आराम करने के लिए एक घाटी के पास ठहरते हैं। रात को बेनबेट बहुत समझाता है डैन को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो डैन, मत भूलो तुम्हारा एक परिवार भी है और तुम रेल रोड वालों के लिए भी काम नहीं करते। डैन कहता है शायद मुझे तुम जैसे आदमी का खुला घूमना पसंद नहीं। बेनबेट कहता है क्या करोगे डैन, ये आदमी का स्वभाव है, हम तो पैदाइशी जाबाज हैं। डैन कहता है मैं एक ईमानदार ज़िंदगी जीता हूँ। बेनबेट कहता है मुझे नहीं लगता, शायद तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो। डैन कहता है सो जाओ, अब हम सब गले काटने वाले और चोर तो नहीं बन सकते। उस रात बेनबेट एक मार्शल को सिर्फ एक चम्मच से मार देता है। इस चम्मच को बेनबेट डैन के घर से लाया था जब वो डिनर कर रहा था। जिस मार्शल को बेनबेट ने मारा वो मार्शल वही था जिसने डैन का अस्तबल जलाया था। बेनबेट मार्शल को मारना नहीं चाहता था, पर उस मार्शल ने पूरे रास्ते बेनबेट को परेशान किया था और वो मार्शल अक्सर बेनबेट से कहता था वो मुझे सुबह फांसी देंगे और मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। यही वजह थी कि उस मार्शल को बेनबेट के हाथों मरना पड़ा। रास्ते में डैन बेनबेट से पूछता है तुमने टकर यानी मार्शल को क्यों मारा, मुझे या फिर मिस्टर बटरफील्ड को क्यों नहीं। बेनबेट कहता है उसने मेरा घोड़ा लिया था। बेनबेट पूछता है क्या वो तुम्हें पसंद था। डैन कहता है नहीं। बेनबेट कहता है उसने मुझसे कहा था उसने तुम्हारा खेत जला दिया था। डैन कहता है वो एक गंदा आदमी था, पर यह सोचना वो मर जाए और उसे मारना दोनों बहुत ही अलग बात है। इधर बेनबेट का संगठन मार्शल और डैन के दिए हुए झांसे में आ जाते हैं और वो गलती से किसी और घोड़े का पीछा करते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। इन हालातों को देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ मौजूद मार्शल को जला देता है वो। और उसके बाद वो उस मार्शल से पूछता है कि कहाँ है बॉस, कहाँ है बॉस। तो मार्शल डर से बता देता है कि वो बेनबेट को कंटेंशन लेकर गए हैं, 3:10 की यूमा की ट्रेन से उसे यूमा भेजेंगे बेनबेट को सार्वजनिक फांसी के लिए। बेनबेट का संगठन वहां से कंटेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर डैन का बेटा विलियम रात को अपने पिता का पता लगाने अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में डैन और मार्शल बेनबेट के संगठन को जाते हुए देखते हैं और फिर वो संगठन से बचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। बेनबेट उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है और कहता है वो रास्ता बेहद खतरनाक है, वहाँ अपाचे देश के लोग रहते हैं जो खूनी, खूंखार और बागी होते हैं। पर मार्शल कहता है ये सिर्फ एक बहाना है ताकि हम सीधे रास्ते जाएं और तुम्हारे संगठन के द्वारा पकड़े जाएं। हम तय करेंगे कि हमें किस रास्ते जाना है। रास्ते में मार्शल बायरोन की कुछ बातें बेनबेट डैन को बताता है कि किस तरह बायरोन ने औरतें और बच्चों को मारा। ये बात मार्शल बायरोन को पसंद नहीं आती और वो कहते हैं बोलते रहो यूमा तक और फांसी तक और फिर सीधा नर्क तक। बेनबेट कहता है जिस दिन मैं मरूंगा नर्क से मैं फिर। बायरोन कहता है मैं भी यही सोचता अगर मैं एक शराबी कब्र खोदने वाले की वजह से एक वैश्य की कोख से जन्म लेता। ये बात बेनबेट को कुछ खास पसंद नहीं आती और वो मार्शल बायरोन को मार देता है और फिर बायरोन की गन लेकर जाने की कोशिश करता है वहाँ से। इतनी देर में डैन का बेटा विलियम वहाँ पर पहुँच जाता है और अपना गन बेनबेट के सर पर रख देता है। डैन के मना करने के बावजूद विलियम वहाँ पहुँच जाता है और अपने पिता की मदद करता है। बेनबेट कहता है कि विलियम तुम बीच में मत आओ। रात को सभी लोग आराम करने के लिए जब रुकते हैं
वहाँ पर कुछ अपाचे लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ बेनवेड कहता है मैंने मना किया था इस रास्ते पर आने के लिए, और फिर उनको मुठभेड़ में सबको मार देता है जितने भी अपाचे लोग थे। बेनवेड उन सभी को मारकर वहाँ से चला जाता है। डैन जब बेहोशी की हालत से थोड़ी देर बाद उठता है तो वो पूछता है बेनवेड कहाँ है। तो डैन का बेटा और मार्शल बताते हैं कि बेनवेड यहाँ से चला गया। अब डैन कहता है वो अभी हथकड़ी खुलवाने के लिए मदद ढूंढ रहा होगा। डैन से उसके साथी कहते हैं क्या अब हम उसका पीछा करेंगे। डैन कहता है उसे ट्रेन के आधे रास्ते तक लाने का कोई नाम तो नहीं मिलने वाला। इसके बाद दोस्तों बेनवेड अपनी हथकड़ी खुलवाने एक गांव में पहुंचता है, पर कुछ लोग बेनवेड को वहां पहचान लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि बेनवेड ने उस शहर के एक आदमी को मार दिया था और उसका बड़ा भाई उसे पहचान जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर बोल्स। इधर डैन और मार्शल बेनवेड का पीछा करते हुए मिस्टर बोल्स के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ये हमारा कैदी है। मिस्टर बोल्स डैन से कहता है इसने मेरे छोटे भाई को मारा था, अब हम बेनवेड को मार देंगे। डैन और मार्शल मिस्टर बोल्स के संगठन से बेनवेड को बचाकर ले आते हैं। पर रास्ते में डैन और मार्शल का एक साथी जो डॉक्टर होता है जिसने बायरोन का इलाज किया था वो मर जाता है। इधर चार्ली पीछा करते हुए मिस्टर बोल्स के पास पहुंचता है जिसने बेनवेड को बंधक बनाया था। चार्ली मिस्टर बोल्स से पूछता है हम एक समूह की तलाश कर रहे हैं जो डाकुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मिस्टर बोल्स कहता है बेनवेड ने मेरे भाई को मारा था। चार्ली कहता है फिर तो तुम्हारा भाई बहुत मशहूर रहा होगा। पर चार्ली इतनी देर में अपने बॉस की श्रापित गन मिस्टर बोल्स के पास देखता है और फिर एक ही झटके में पूरे संगठन को मार देता है। अब बेनवेड को लेकर स्टेशन के पास पहुंच चुके होते हैं जहां पर अभी ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था। 3:10 की यूमा ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए वो बेनवेड को एक महफूज जगह पर रोकते हैं, एक होटल में। बेनवेड कहता है कि अभी भी सब ठीक हो सकता है डैन, और डैन कहता है ये सब कैसे होगा। बेनवेड कहता है बंदूक नीचे रखो और मुझे जाने दो, इसके लिए मैं तुम्हें $400 दूंगा, मैं तुम्हें और जितने कहोगे उतने दूंगा। डैन कहता है कैसे मान लिया मेरी कीमत इतनी है। बेनवेड कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारी कीमत इससे कई ज़्यादा है। बटरफील्ड यानी मार्शल के कोच जितना पैसा उससे 10 गुना दूंगा, ये कहता है बेनवेड डैन से। वेड ऑफर करता है तुम्हें हिस्सा चाहिए तो पूरा ले लो। डैन पूछता है क्या तुम बहुत लापरवाह नहीं हो रहे वेड, क्या तुम्हारा संगठन पक्का आएगा। बेनवेड कहता है वो आ रहे हैं डैन, भगवान के प्रतिरोध जितना पक्का वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे आसानी से काम करना पसंद है। वेड कहता है सोचो डैन, तुम इतने पैसों का क्या कर सकते हो। तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उन्हें बहुत बड़ा आदमी बना सकते हो, और एलिस वो एक वास्तविक एरिजोना क्षेत्र पर लगाने वाले की गर्वशाली बीवी होगी। सिर्फ तुम्हें एक हाँ कहने की जरूरत है। ये सुनकर डैन हंस पड़ता है और वेड से पूछता है अच्छा वैसे तुम मुझे चेक दोगे या फिर तुम इतने दयालु हो कि ये पैसे तुम खुद जमा कराओगे। वेड कहता है कैश, जैसे तुम चाहो। डैन कहता है एक बात बताओ वेड, मैं इतने पैसों का हिसाब कैसे रखूँगा, इसे खर्च करते वक्त लोगों से क्या कहूँगा। ये कहूँ कि तुम मुझे चकमा देकर निकल गए और तुम्हारी दौलत मुझे किसी तरह मिल गई। और डैन हंसने लगा, ये कहते हुए नहीं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं वेड कहता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डैन कहता है एक बात कहूँ, मुझ पर एक एहसान करो, थोड़ी देर मुझसे बात मत करो। वेड कहता है तुम्हारा मतलब हम अभी भी दोस्त नहीं हैं। डैन कहता है नहीं, हम दोस्त नहीं हैं। डैन घड़ी की तरफ बार बार देख रहा होता है और बेनवेड गाना गुनगुना रहा होता है, वही वाला गाना जो वो मार्शल गाता था, वो मुझे सुबह फांसी देंगे और मैं सूरज कभी नहीं देख पाऊंगा। इतनी देर में मार्शल कुछ और लोगों की मदद लेकर आता है, वो उस एरिया के लोकल मार्शल होते हैं। डैन सबूत मांगता है क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई भी हो सकता था। फिर मार्शल अपना बैच दरवाजे के नीचे से फेंकता है कमरे के अंदर। डैन दरवाज़ा खोलता है और सभी मार्शल के मदद के लिए शुक्रिया कहता है। अब चार्ली कंटेंशन पहुंच चुका होता है बेनवेड के संगठन के साथ, और जब वो वहां पहुंचता है तो होटल के एक आदमी ने
इशारे में बता दिया होता है कि बेनवेड ऊपर ही है। अब चार्ली का काम शुरू होता है। वो गांव के सभी लोगों से कहता है वहाँ ऊपर बेनवेड को बंधक बनाया हुआ है। बॉस को 3:10 की युमा जाने वाली ट्रेन में भेजकर फांसी दिलाएंगे। चार्ली कहता है $200 का ऑफर देता है वो सभी गांव वालों को कि जो भी बंधक बनाने वाले को गोली मार देगा उसको वो $200 देगा। ये सुनकर गांव के ज़्यादातर लोग तैयार हो गए। इन हालातों को देखकर मिस्टर बटरफील्ड जिन ऑफिसर को मदद करने के लिए लेकर आए थे वो अब डर गए और वो डर कर भागने लगे और वो कहते हुए गए हम पारिवारिक हैं, हम अभी मरना नहीं चाहते। और वो बाहर चले जाते हैं और बाहर जाते ही चार्ली उन्हें गोलियों से भून देता है। बेनवेड डैन को अभी भी समझाता है, देखा डैन, हर आदमी छोटा बड़ा आदमी जीना चाहता है। वेड डैन को समझाता है कि यहाँ पर सब तुम्हें छोड़कर भागने वाले हैं। और पर डैन का बेटा विलियम वेड को कहता है अपने संगठन को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं क्यों कहूँ? विलियम कहता है क्योंकि तुम बुरे इंसान नहीं हो। वेड कहता है हाँ मैं हूँ। विलियम कहता है तुमने हमें उन अपाचियों से बचाया। वेड कहता है मैं अपने खुद को बचाया। डैन का बेटा विलियम कहता है मैं नहीं मानता। वेड कहता है बच्चे, अगर मैं इतना ही अच्छा होता तो मैं 5 मिनट के लिए भी इस संगठन का मुखिया नहीं होता। थोड़ी देर बाद मार्शल बटरफील्ड आकर कहता है डैन, मैं अब ये नहीं कर सकता और अगर मैं नहीं कर सकता तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। मार्शल की हिम्मत अब टूट चुकी थी। मार्शल डैन से कहता है मैं तुम्हें अभी आज़ाद करता हूँ और तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। डैन का बेटा भी कहता है ये सही कह रहे हैं डैड, हमें घर चलना चाहिए। डैन कहता है तो डॉक्टर और सभी मार्शलों ने अपनी जान क्यों दी? वेड कहता है वो पर्वत की लाल चींटियाँ थी। यहाँ तक मार्शल बटरफील्ड कहता है मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर रहा हूँ। और कहता है मार्शल से इस पूरे सफ़र में मुझे एक बात चुभ रही थी, ये पैसे उतने ही हैं जितने पैसे मुझे सरकार ने मेरे पैर के लिए दिए थे, $198 और 36 सेंट। और अगर तुम वो सोचो जो मैं सोचता हूँ कि मुझे घर जाने के लिए नहीं पैसे दे रहे थे बल्कि खुद की जान बचाने के लिए पैसे दे रहे थे। वेड कहता है तुम अपने आज और कल को मिलाओ मत डैन। डैन कहता है नहीं नहीं, दुनिया जैसी है मैं वैसे ही देख रहा हूँ। डैन का बेटा कहता है पापा, अगर आप इसे ट्रेन तक लेकर चलेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। डैन अपने बेटे को मना करता है साथ ले जाने से और कहता है मिस्टर बटरफील्ड तुम्हें आप घर ले जाने वाले हैं। डैन का बेटा कहता है नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा। पर मिस्टर बटरफील्ड डैन से कहता है मैं इसे बिस्बी पहुँचा दूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ डैन। डैन कहता है मुझे तुमसे कुछ और वादे चाहिए बटरफील्ड, मुझसे वादा करो हॉलैंडर और उसके सारे आदमी हमारे ज़मीन पर अब कभी पैर नहीं रखेंगे और हमें पानी मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी से मिले तो उसे $1000 कैश दें, आपके पास इतने पैसे तो होंगे ही। मार्शल बटरफील्ड डैन से कहते हैं मैं सब करूँगा, बस तुम इसे ट्रेन पर बिठाओ। डैन वेड से कहता है क्या तुमने ये सुना? वेड कहता है हाँ मैंने सुना। उस वक्त वेड एक पेज पर तस्वीर बना रहा होता है। डैन अपने बेटे को उसकी माँ का लॉकेट देता है जाते वक्त और कहता है अपनी माँ को दे देना और उससे कहना इसने मुझे सही रास्ता ढूंढने में मेरी मदद की। डैन का बेटा विलियम मना करता है और कहता है पापा मैं ये नहीं कर सकता, आपको छोड़कर नहीं जा सकता। डैन अपने बेटे को समझाता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कोई तो चाहिए जो परिवार की रक्षा करे और खेत संभाले। ये तुम कर सकते हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो विलियम। मुझे यकीन है मेरे बुरे गुण तुम में नहीं है, बस तुम यही याद रखना तुम्हारे पापा ने वेड को जेल तक पहुंचाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वेड तस्वीर बनाते हुए पूछता है डैन से क्या तुमने बाइबल पढ़ी है? मैंने पढ़ी है एक बार जब मैं 8 साल का था। मेरे पिता की शराब पीने से मौत हो गई और मेरी माँ ने कहा हम पूर्व में जा रहे हैं नई शुरुआत करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बाइबल दी, मुझे स्टेशन पर बिठाया और मुझे पढ़ने के लिए कहा। वो हमारी टिकट लाने गई थी। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। मैंने उस बाइबल का हर एक पन्ना पढ़ा। मुझे 3 दिन लगे, वो कभी लौट कर नहीं आई। डैन कहता है वक्त हो गया,
अब चलने का। अब डैन को अकेले ट्रेन तक बेनवेड को ले जाना था। वेड कहता है, यहाँ से स्टेशन आधे मील की दूरी पर है, हमें यहाँ से चलकर जाना होगा। होटल से निकलते ही चार्ली ने गोलीबारी शुरू कर दी। वेड पूछता है डैन से, क्या तुम मुझे अपना अगला योजना समझाओगे? इतनी देर में डैन के नकली पैर पर गोली लग जाती है। डैन को फिर से समझाता है वेड कि तुम अभी भी घर चले जाओ, तुम्हारा एक पैर है जिसका इस्तेमाल करो अपने घर जाने के लिए। यहाँ कोई नहीं है, ना तुम्हारा बेटा ना मार्शल, तुम घर चले जाओ। पर डैन नहीं मानता और दोनों में झड़प हो जाती है। और फिर डैन कहता है वेड से, मैं कभी भी कोई हीरो नहीं रहा वेड। जो लड़ाई मैंने लड़ी थी उसमें आत्मसमर्पण किया। जो गोली मेरे पैर पर लगी वो हमारे आदमी से ही चली थी। अपने बेटे को ये बात कहो और फिर देखो वो तुम्हारी तरफ कैसे देखता है। ये बात सुनकर वेड झड़प रोक देता है और अपना हाथ गर्दन से डैन के हटा लेता है। चार्ली अब बॉस बॉस करके अपने बॉस को पुकारता है, पर वेड कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और संगठन को लगता है कि डैन उसके बॉस को लेकर जा रहा है, पर वेड पूरा सहयोग डैन का करता है। और अब वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके होते हैं, पर ट्रेन थोड़ी देर से चल रही थी। इधर वेड का बेटा कमरे में आता है। होटल के कमरे में आकर वो देखता है डैन की एक पेंटिंग होती है जिसे वेड ने बनाया था अपने हाथों से। ये देखकर विलियम मिस्टर बटरफील्ड को धक्का देकर अपने पिता को बचाने वहां से स्टेशन की तरफ भागता है। डैन कहता है वेड से, मैं जिद्दी नहीं हूँ। वेड कहता है, क्या कहा? डैन कहता है, तुमने कहा था मैं जिद्दी हूँ। मैंने अपने परिवार को सूखे खेत में रखा। वो मेरा बेटा है ना मार्क, मेरा छोटा बेटा, उससे तपेदिक हो गया था। डॉक्टर ने कहा वो नहीं बचेगा अगर उसे सूक्ष्म जलवायु में नहीं ले जाया गया। वेड कहता है, मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? डैन कहता है, पता नहीं क्यों, शायद मैं ये चाहता था कि तुम ये जानो कि मैं जिद्दी नहीं हूँ। बेन दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, ऐसा मानो इस सफ़र के दौरान दोनों सच्चे दोस्त बन गए थे। वेड कहता है, अब जबकि हम दोनों एक दूसरे को सच बता रहे हैं, तो मैं यूमा के जेल में 2 बार जा चुका हूँ और दोनों बार भाग निकला। अब जिस वक्त का इंतज़ार था वो पूरा हो गया था। ट्रेन आ चुकी थी स्टेशन पर। मिस्टर बटरफील्ड खुद देखने आए छुपकर डैन को कि वेड सही सलामत ट्रेन पर बैठा या नहीं। संगठन ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और गोलीबारी शुरू कर दी। स्टेशन मास्टर कहता है डैन से, पहला डिब्बा सरकम दरवाजा। बाहर से चार्ली इतनी देर में गोलियां चलाने लगता है, पर इतनी देर में विलियम आ जाता है। विलियम एक गाय के समूह को खोल देता है, जिससे गोलीबारी रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। अब वेड को ट्रेन में बिठा देता है डैन। फिर वेड कहता है डैन से, तुमने कर दिखाया डैन। इतनी देर में पीछे से चार्ली आ जाता है। वेड कहता है रुको, पर चार्ली गोलियों से डैन को भून देता है। वेड ट्रेन से उतर जाता है उसी वक्त। चार्ली कहता है, एक टांग वाले किसान के लिए इतनी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और वेड की श्रापित गन चार्ली वापस देता है तोहफे के तौर पर अपने बॉस को। डैन को इस तरह मरते देखकर वेड उसी श्रापित गन से अपने पूरे संगठन को एक झटके में मार देता है। ये सब डैन का बेटा देख रहा होता है। इतनी देर में विलियम, जो डैन का बेटा होता है, वो अपने पिता को इस तरह मरते देख वेड के ऊपर गन लगा देता है। पर थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो गन नीचे कर लेता है और अपने पिता को कहता है, आपने कर दिखाया पापा, आपने कर दिखाया। विलियम की आंखों में आंसू थे और डैन के भी। वेड खुद ही यूमा के ट्रेन में थोड़ी देर बाद जाकर बैठ जाता है। वेड की आंखों में भी आंसू थे।
शायद ही उसने डैन जैसा इंसान कभी अपने जीवन में देखा हो। जितने भी कैदी थे वो अपना सीट दे देते हैं बेनवेड को, और फिर बेनवेड एक सीटी मारता है जिसकी आवाज़ सुनकर पीछे से घोड़ा बेनवेड का खुद ही चल पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी थी बेनवेड यानी रसल क्रो और डैन की यानी क्रिश्चियन बेल की सच्ची दोस्ती की। दोस्तों, मानो या ना मानो, बुरे इंसानों में भी दिल तो होता है, ज़रूरत है तो बस हृदय परिवर्तन की। ये फिल्म थी वेस्टर्न ड्रामा, डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड के द्वारा बनाई गई। 2007 में इसे रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म को 90% लोगों ने लाइक किया है गूगल यूजर्स के द्वारा, और IMDb रेटिंग 7.7 है। स्टोरी बाय एल्मोर लियोनार्ड। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया दोस्तों।